नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे सेल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग यूनिट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। और कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जो यूनिट नंबर 7 है उसका नाम क्या है? हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ अर्जेंट काम चल रहा था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। ठीक है, देखिए भले से वीडियो लेट आ रही है, लेकिन दोस्तों आपका पूरा कोर्स खत्म कराया जाएगा और उसके बाद रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को देखिए स्टार्ट तो किया जा रहा है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें कितना पढ़ना है वो देखिए आपको सिलेबस में दिया होता है। ठीक है, अगर यूनिट नंबर 9 यानी कि हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन की अगर बात करें तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देखिए हैलो एल्केन में पढ़ना है नाम पद्धति, मतलब आईपीएससी नामकरण का सिस्टम क्या होता है, सामान्य नामकरण क्या होता है या व्यापारिक नाम क्या होता है किसी भी रासायनिक यौगिक का। फिर CX, चूंकि आप जानते हैं कि हैलो एल्केन में एक कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला होती है, कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला होती है और उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई हैलोजन तत्व जुड़ा होता है। तो अगर कभी कार्बन परमाणु की लंबी चेन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ गया है तो उस तरह के बंध की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद उसमें अगर कोई रासायनिक यौगिक आ रहा है, जैसे क्लोरोफार्म आ गया, फ्रियॉन गैस आ गई, ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई यौगिक आ रहा है तो उसका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ा दिया जाए या कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा दिया जाए तो उससे एक क्वेश्चन आपका तय है, आता ही है, जैसे कि राइमर टीमन अपक्रिया। और कभी कभी पूछ लेता है कि राइमर टीमन अपक्रिया के लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है या राइमर टीमन अपक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं दो उत्पाद होते हैं, एक सैलिसिलडिहाइड होता है और एक सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है और किसी भी कीमत पे आपसे पूरे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे राइमर टीमन अपक्रिया पूछी ही जाती है, जो कि इसी आपको हैलो एल्केन वाले लेसन में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी कि इसमें आपको मिलता है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो और दूसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो, ये SN2 SN1 अभिक्रिया आपसे पूछी जाती हैं। चाहे उस अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछा जाए, चाहे उस अभिक्रिया का बस रासायनिक फार्मूला रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण पूछ लिया जाए, यानी कि आपसे इतने में से ही कोई न कोई क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। ठीक है, देखिए ध्रुवण घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी किन किन हैलो एल्केनों में पाई जाती है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हैलो एरिन, हैलो एरिन में आपको, आप जानते हैं कि एरिन मतलब होता है एक बेंजीन रिंग से बनी हुई समूह, या कह सकते हैं आप कोई भी ऐसा समूह जो एरोमेटिक यौगिकों से मिला हो। यानी कि आप देखते हैं अगर यहाँ पर H होता है, अगर यहाँ पर H कर दें, यानी कि 6 कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला हो, उसमें एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध हो और उसमें हर जगह पे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब हम उसको बेंजीन कहते हैं। यह बेंजीन आपका हो गया। अगर इस बेंजीन में से एक भी हाइड्रोजन परमाणु हटाकर वहां पर कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है? हैलो एरिन, या इसी को कहते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे एरिल हैलाइड मिलते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन समूह होता है, कभी कभी ऐसे एरिल हैलाइड मिलते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन समूह होता है, कभी कभी ऐसे एरिल हैलाइड मिल जाते हैं जिनमें 3 हाइड्रोजन समूह होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हैलो एरिन रहेगा या एल्किल हैलाइड रहेगा या एरिल हैलाइड रहेगा तो उसमें CX बंध की क्या प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा उस तरह के बॉन्ड का, उसको पढ़ना है। अब अगर कोई यौगिक इस तरह का है तो उसकी कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी, उनको पढ़ना है। क्योंकि देखिए सिलेबस में इतनी ही चीजें दिया हुआ है, ठीक है, और इतना ही आपको पढ़ना है, मतलब इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको नॉलेज देना है तो आप और भी बहुत सारा पढ़ सकते हैं जितना आपके पुराने सिलेबस के हिसाब से दिया होता था, लेकिन अब आपके पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से तो जरूर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस होता है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। जितनी भी इस तरह के यौगिक हैं उनकी जितनी भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए दिया है केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, मतलब ऐसे ही एरिल हैलाइड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें एक हैलोजन समूह रहेगा और उसके अलग अलग यौगिकों से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बस इतना ही सिलेबस है। अगर हम पूरे केमिस्ट्री की बात करें तो पूरे केमिस्ट्री में देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस आपके 2022-23 के हिसाब से
क्लास 12 के लिए कितना पढ़ना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पहला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर को अब यूनिट कहते हैं। तो जब पहली यूनिट की बात करेंगे तो वो है ठोस अवस्था, और उससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा है विलयन। विलयन से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और विलयन चैप्टर पूरा खत्म कराया गया है। उसमें चाहे राउल्ट का नियम हो, चाहे विलयन के क्वथनांक उन्नयन की बात हो, चाहे विलयन के अनुसंग के गुणधर्म की बात हो, चाहे मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, तो वो सब सारे जो समीकरण है वो आपको बताए गए हैं, अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिएगा, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको भी पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो वैद्युत रसायन से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का। देखिए चौथी यूनिट या चौथा लेसन है, क्या है? रासायनिक बलगतिकी, इसको भी पढ़ा दिया गया है, पूरा पढ़ाया गया है। इसमें प्रथम कोटि की अपक्रिया मिलेगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न करना वो भी सिखाया गया आपको। और जितने क्वेश्चन उस पर आते हैं, चाहे अर्धायु से संबंधित हो, चाहे वेग स्थिरांक पे संबंधित हो, वो सारे क्वेश्चन भी कराए गए हैं। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री, ये भी पढ़ा दिया गया है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व तो थोड़ा लंबा है, इसके लिए थोड़ा छोड़ा गया है, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। यानी कि जब तक ये केवल आप पढ़ेंगे तब तक आप पूरी केमिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा छोड़ दिया गया है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व तो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये काफ़ी छोटा है, इसको तो ट्रिक से बताना है। अगर हम ट्रिक से बताएंगे इसको तो ये 1-2 दिन का चैप्टर है। ठीक है, मतलब बहुत ही आसानी से आप इसको खत्म कर सकते हैं और 4 नंबर उससे हासिल भी कर सकते हैं। ठीक है, उपसह संयोजक, क्योंकि ये भी बहुत दमदार चैप्टर है, बहुत ही इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं और कम ही चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आप पाते हैं मैथमेटिक्स की तरह। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए 2 चीज़ें तो आपको मिलनी ही मिलनी है, एक IUPAC नामकरण मिलता है आपको, और एक प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, यानी कि EAN नंबर क्या होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी चैप्टर छोटा है, लेकिन इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको जल्दी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। यानी कि जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, उससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 5 नंबर के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ेंगे ऐसा कि 5 नंबर हासिल हो जाए। ठीक है, और छूटे भी ना कुछ। देखिए एल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लंबा है, टाइम लगेगा। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी लंबा है, लेकिन इसमें से 6 नंबर का आपको मिलेगा। नाइट्रोजन युक्त तो कार्बनिक, क्योंकि कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस कुछ ही हैं लेकिन वो श्योर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैव अणु, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, अमीनो अम्ल पढ़ते हैं, एंजाइम पढ़ते हैं, DNA RNA न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप सबको जोड़ दें तो 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर बनता है, और 70 नंबर में कितने नंबर का कहाँ से आता है ये आपको डिटेल लिखा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे कौन सा लेसन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। इसकी एक वीडियो आज के पहले जा चुकी है, उसमें आपको पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ करा दिया गया है। अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए परिचय, ठीक है, परिचय, ये हेलो एल्केन आपको नहीं मालूम है, मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आता, आप 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या जानना है? देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो ये पूरा चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। तो इसमें आपको हेलो एल्केन समझना है क्या होता है हेलो एल्केन। तो आइए देखते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आपको ये मालूम होगा कि कार्बन है। ठीक है, कार्बन क्या होता है? कार्बन एक तत्व है, ठीक है, जो प्रकृति में पाया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, और इसको C से दिखाया जाता है, और इसका परमाणु भार होता है, जिसको ऊपर लिखा जाता है, परमाणु भार होता है 12, और कभी कभी 12, कभी कभी 13 और कभी कभी 14 भी होते हैं। ठीक है, जिनको समस्थानिक कहा जाता है। लेकिन हम जिस कार्बन परमाणु की बात करते हैं वो C612 की बात करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कार्बन, तो आप किसको समझेंगे? कार्बन 612 को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 12 की जरूरत आपको हमेशा नहीं पड़ती है। ठीक है, कहीं कहीं पड़ती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस 6 इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, तो 2 और 4 होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो पहले कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कोष यल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इसके बाहरी कोष की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आता है। 4 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस कार्बन की 4 संयोजकता हो जाती है। यानी कि अगर ये अपने बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
इस कार्बन को अपने बाहरी कोश का अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तो ये क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्वों को दे करके, एक एक इलेक्ट्रॉनों को 4 बार दे करके उनसे 4 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना 4 देगा तो इसके 4 और दूसरे के 4 मिलाकर कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और जब अष्टक पूरा कर लेता है तो ये स्वतंत्र हो जाता है और जिस तत्व के साथ ये साझा करता है उनके और इनके मध्य एक रासायनिक बंध बन जाता है और ये और वो मिल करके दोनों एक रासायनिक यौगिक बना लेते हैं। वही रासायनिक यौगिक आपको मिलते हैं और उसी का आप नामकरण करते हैं। जैसे देखिए अगर CH4 अगर कहा जाए, ठीक है, CH4 में क्या होता है कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया है और कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच 4 बंध बन गया है। यानी कि आप इस तरह देख सकते हैं, ये देखिए ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, ठीक है। एक कार्बन अपने बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ किया है। इस हाइड्रोजन को 1 दिया, इस हाइड्रोजन को भी 1 दिया लिया है, इस हाइड्रोजन को 1 दिया, इस हाइड्रोजन को भी 1 दिया, यानी चारों हाइड्रोजन को एक एक परमाणु दे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे इसके अगल बगल 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, यह एक कार्बन से बना हुआ है। एक कार्बन है, कक्षा 10 में आप पढ़े थे कि जहां कहीं भी एक कार्बन होता है उसको मेथ कहते हैं। 2 कार्बन अगर कहीं रहता है तो एथ कहते हैं, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो आक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक कहते हैं। इस तरह आगे बढ़ता है। एक कार्बन है तो मेथ, और एक एक बंध अगर कहीं रहता है किसी कार्बन परमाणु की लंबी चेन में तो उसका नाम लिखते समय, IUPAC नाम लिखते समय अंत में एन लगाते हैं। तो एक कार्बन और इसके अगल बगल एक एक बंध है तो नामकरण जब करेंगे तो एन लगाएंगे, तो मेथ और एन बराबर मेथेन हो जाएगा। मेथ और एन बराबर मेथेन। और यहाँ पर देखिए चूंकि ये रिलेशन कौन सा, हेलो एल्केन है, तो एल्केन कहाँ है, यही एल्केन है। कितने कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का, एक कार्बन का है, इसके लिए मेथ और एन बराबर मेथेन। 2 कार्बन का रहेगा तो एथ और एन, मतलब अगर एक कार्बन 4 बंध बना रहा है तो 2 कार्बन कैसे बंध बनाएगा, कितना बंध बनाएगा, तो आप बोलेंगे 8, लेकिन 8 नहीं बनाता। एक कार्बन अगर 4 बंध बनाया, 4 बंध बनाया तो 2 कार्बन कितना बंध बनाएगा, 8, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये दोनों कार्बन अपने में ही पहले एक बंध बना लेते हैं। तो एक बंध जब बना लिए तो अब ये कार्बन कितना बंध बनाएगा, 4। क्यों 4 बनाएगा, क्योंकि एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। जितनी संयोजकता होगी उतना बंध वो बना सकता है, ठीक है। एक कार्बन 4 बंध बनाएगा, एक बना लिया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। इधर कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन का परम मित्र हाइड्रोजन होता है। अगर कार्बन का साथ कोई नहीं देता है तो कौन देता है, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर देखिए ये भी 4 बंध बनाएगा, एक इधर हो गया, एक इधर, 2 हुआ, 3 4, कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये क्या है, ये एल्केन है। अभी हेलो एल्केन में से केवल आप क्या पढ़े हैं, एल्केन। तो ये एल्केन हो गया, ये एल्केन हो गया, इसी तरह 3 कार्बन का आएगा, 4 कार्बन का आएगा, 25 कार्बन का भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हैलोजन आप नहीं पढ़े। हैलोजन क्या होता है कि हैलोजन हमारी दुनिया में ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में उपस्थित या इस प्रकृति में उपस्थित वे सभी तत्व जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अब बात आती है कि इनको हैलोजन ही क्यों कहते हैं। तो हैलोजन दोस्तों इसलिए कहते हैं कि ये दोस्तों नमक बनाते हैं। देखिए हैलोजन, सबसे पहले बता दें कि हैलोजन तत्व कौन कौन है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक। अब देखिए ये जो एस्टेटिन होता है इसका परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर हो जाता है, ठीक है। और जब 92 के ऊपर नहीं होता है, देखिए इसका होता है 9, इसका होता है 17, इसका होता है 35, इसका होता है 53, ठीक है, और इसका होता है 86। तो इसके अंदर ना रेडियो एक्टिव जैसा गुण आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव नेचर आ जाता है। इसके लिए क्या होता है कि यह इन लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां ये सभी लोग अभिक्रिया करते हैं वहां पर ये अभिक्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका नेचर बदलने लगता है, ठीक है, ज़्यादा परमाणु क्रमांक होने के कारण। अब होता क्या है
कि ये सभी तत्व आसानी से दूसरे तत्वों के साथ रासायनिक अपक्रिया कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बाहरी कोश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है कि उतना किसी और के पास नहीं होता है। इन सभी तत्वों के बाहरी कोश में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम से कम 7 रहेगा। जब 7 रहेगा ना तो ये अपने आप को बहुत ही तेज समझते हैं, मार धाड़ करने में, बहुत आगे बढ़ने में, बहुत तेजी से अपक्रिया करने में बहुत आगे रहते हैं। और इस क्षमता को या इस गुण को क्या कहते हैं? इन तत्वों के बाहरी कोश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो पावर आ जाती है उसको कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत ऋणात्मकता। यानी ये किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को लेने में या ग्रहण करने में बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है। अब क्या करना है, इनको हैलोजन क्यों कहते हैं? इनको हैलोजन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि हैलो मतलब होता है साल्ट, साल्ट मतलब होता है नमक या लवण। ठीक है, और जेन मतलब होता है जेनेसिस करना, यानी कि जेनेसिस यानी कि उत्पन्न करना। मतलब ऐसे तत्व जो लवण बना सकें या लवण उत्पन्न कर सकें उनको क्या कहते हैं? हैलोजन। इसीलिए इन सभी तत्वों का नाम क्या पड़ा? हैलोजन, नहीं तो कुछ और नाम पड़ता है। ठीक है, आइए अब आपको हैलोजन की जानकारी हो गई और आपको एल्केन की भी जानकारी हो गई। एल्केन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। हैलोजन कहाँ है? यहाँ है। अब दूसरी बात, अगर इन सभी को एक अक्षर से दिखाना है, ठीक ना, तो उनको आप यक्स से दिखा सकते हैं। केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि यक्स अगर कहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब ये है कि चाहे वो फ्लोरीन हो सकता है, चाहे वह यक्स क्लोरीन हो सकता है, चाहे वह यक्स ब्रोमीन हो सकता है, चाहे वह यक्स आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन जानकारी जान लीजिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। जो आप नमक खाते हैं, टाटा नमक, जो आप अपने घर पे सब्जियों में, दाल में डाल के खाते हैं, वो नमक आपका आयोडीन से मतलब परे होता है, मतलब आयोडीन उसमें होता है। और अगर उस आयोडीन को कम कर दिया जाए तो आपको घेंघा रोग या गलगंड रोग उसी को कहते हैं, वो होता है। आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए ये जो सबसे जो इसमें वैद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे अधिक होती है, तो क्लोरीन को आपको बताना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पूरे आवर्त सारणी में यह सभी तत्वों में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। अगर कहा जाए कि किस हैलोजन तत्व की या पूरे इन्वायरमेंट में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, आपको क्या बोलना है? क्लोरीन। ठीक ना। चलिए आगे आइए देखते हैं। अब हमको बनाना है हैलो एल्केन। देखिए ये जो आपका एल्केन है, यानी एल्केन मतलब हो गया कि कार्बन के चारों ओर एक एक बंद रहेगा, तब आप उसको एल्केन कहेंगे। और इस एल्केन में से अगर एक भी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, और वहां पर कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए Cl जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये बन गया हैलो एल्केन। क्या बन गया? हैलो एल्केन। अब देखिए जरा सा कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हैलो एल्केन। लेकिन हैलो एल्केन का ये कौन सा सूत्र है? संरचना सूत्र है। क्या है? संरचना सूत्र है। यहाँ पर हैलो एल्केन बन गया, उस हैलो एल्केन की आपको संरचना दिख रही है। अगर इसको आपको इकट्ठा करके लिखना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो उसको लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे दोस्तों? CH3, 3 हाइड्रोजन, और ये Cl। तो इस तरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जब इस तरह आपको मिल जाएगा तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या बोलना है आपको कि ये क्या है? हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन है। और दोस्तों बता दें, हैलो और एल्केन, हैलो मतलब कौन सा हैलो है? क्लोरो। अगर यहाँ क्लोरीन आएगा तो इसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो आयोडो, और फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो। ये कौन सा हैलो है? ये क्लोरो है। और ये कौन सा एल्केन है? ये एक कार्बन वाला, यानी कि मेथेन है। तो हैलो एल्केन क्या है? ये है कि नहीं है? है। कौन सा हैलो है? क्लोरो। कौन सा एल्केन है? मेथेन। तो क्लोरो मेथेन इसका नाम हो गया। यानी जो क्लोरोमेथेन आप बोल रहे हैं वह इसका क्या है? IUPAC नाम है। अब देखिए ये भी एल्केन है। ये कितने कार्बन के एल्केन है? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन को क्या कहते थे? एथ। और चारों ओर एक एक बंद है, तो IUPAC में सिखाया जाता है कि जब चारों ओर एक एक बंद होता है तो उसका IUPAC नाम लिखते समय अंत में एन लगाते हैं। 2 कार्बन एथ और अंत में एन, बराबर हो गया एथेन। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिए, ये हो गया ब्रोमो वाला एथेन, यानी ब्रोमो और एथेन, ब्रोमो एथेन।
ब्रोमो क्या है? हेलो है। ब्रोमो क्या है? हेलो है। ये क्या है? एल्केन है। तो ये इसका पूरा नाम क्या हो गया? हेलो एथेन। हेलो की जगह क्या है? ब्रोमो, तो ब्रोमो और एथेन, इसका पूरे का नाम क्या हो गया? ब्रोमो एथेन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब देखिए ये क्या है? ये इसका संरचना है। तो हम इसको अगर इकट्ठा करके लिखें तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन हो गया। C2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन हो गए? 5। ये क्या हो गया? ब्रोमीन। तो ये हो गया दोस्तों क्या? ब्रोमो एथेन। यानी कि ये क्या है? हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। इनको साधारण नाम अगर पूरे बिरादरी को अगर एक साथ बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड। यानी इसका एक और नाम है एथिल ब्रोमाइड, बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल की जगह पे क्या है? मेथिल। हैलाइड की जगह पे क्या है? क्लोरीन, मतलब क्लोराइड। अगर इसको कहेंगे मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड तो यह इसका साधारण नाम हो गया। और अगर इसको कहेंगे हेलो एल्केन तो ये इसका आयुपेस्य नाम होगा। यानी इसका आयुपेस्य नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसका साधारण नाम हो जाएगा क्या, या सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। इस तरह से अब दोस्तों देखिए, अब आपको सीखना होगा कि इस तरह से अगर 3 कार्बन हो जाए, 4 कार्बन हो जाए, 5 कार्बन हो जाए तो क्या कहेंगे। देखिए अगर 3 कार्बन होता है, यानी यहाँ पर जो ये C2H5 लिखा हुआ है या CH3 लिखा है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। यानी यहाँ पर n का नंबर कितना है? अगर 5 कर दें, मान लीजिए 5, तो 5 दुना के 10 और 1 11, तो यहाँ पर 11 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर I कर देते हैं, इसका मतलब आपको आयोडो, और ये 5 है तो पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोडो पेंटेन। उस तरह से देखिए, अगर आपसे कहा जाए C3H7 3 है, यहाँ पर n की जगह पे 3 है, तो 3 दुना के 6 और 1 7। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन का रिलेशन क्या है। 3 कार्बन है तो 3 दुना 6 और 1 7 हाइड्रोजन, और इसके साथ अगर हम I लगा दें तो ये बन गया हेलो एल्केन, और इसका नाम हो जाएगा आयोडो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़े हैं 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब देखिए उसी तरह से अगर C4 हो गया, और 4 4 दुनिया 8 और 1 9, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। अगर यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, और यहाँ पे 2 दुना के 4 और 1 5, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? I। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो देखिए आयोडो एथेन। क्या हो जाएगा? आयोडो एथेन। उसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए C4H 4 दुना के 8 और 1 9, और यहाँ पे क्या हो गया? F हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फ्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा, ये कितने प्रकार का होता है? ये जो हेलो एल्केन है ये कितने प्रकार का होता है? तो हेलो एल्केन का जब आप प्रकार पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा हेलो एल्केन 3 तरह के होते हैं। हेलो एल्केन ये 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है मोनो हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन समूह हो, उसको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन कितनी बार हो? डाई, डाई मतलब 2 बार हो। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन कई बार हो, मतलब 2 से ज़्यादा बार हो, उसको कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? पॉली हेलो एल्केन। अब देखिए जो मोनो हेलो एल्केन है, इसका मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक ही हाइड्रोजन समूह होता है, यानी इनमें से कोई एक ही एक बार होगा, ठीक है। तो वो 3 तरह का हो सकता है। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है, और टर्शियरी हेलो एल्केन। कभी कभी रेयरली आपको क्वाटरनरी हेलो एल्केन मिल जाता है, जिसको देखिए हिंदी में कहेंगे क्या? प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, चतुर्थक हेलो एल्केन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगर बात करते हैं कि बेंजीन से जब ये बनता है तो क्या बनता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हेलो एरिन क्या है, आप समझिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन। ये क्या है? आपका बेंजीन है। इसमें क्या है? एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, 5वां कॉर्नर, 6वां कार्बन। ये 6 कार्बन परमाणुओं की बनी हुई छठभुज आकृति है। और जहां पर छठभुज आकृति हो, इस तरह से बंद हो, वहां पर जितने भी कॉर्नर होते हैं वहां पे कार्बन होता है। यानी यहाँ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, ठीक है, 6वां कार्बन, इस तरह से 6 कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला है। और उसमें एक बंध, 2 बंध, देख रहे हैं, 2 बंध, फिर एक बंध, फिर 2 बंध, फिर एक बंध, फिर 2 बंध, ऐसे
तो यहाँ पर एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध है, इसको बेंजीन कहेंगे। और इस समय इसके हर कॉर्नर पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। एक एक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि एक कार्बन 4 बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ जितने भी कोने हैं वहाँ पर कार्बन है। मान लीजिए यहाँ पर कोना कार्बन है, तो एक कार्बन कितना बंध बनाएगा, 4 बंध बनाता है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 हुआ, एक इधर 3 और ये वाला 4। वैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और ये दूसरा वाला 4। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर इस तरह अगर बना देंगे तो हर कार्बन से आपकी 4-4 वैलेंसियाँ आपकी संतुष्ट हो जाएंगी, 4-4 वैलेंसियाँ जुड़ी रहेंगी। और इसी में से अगर एक हाइड्रोजन हटा के अगर कोई भी अगर हैलोजन लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्या, हैलो एरिन। मतलब हैलो मतलब कौन हैलो, ब्रोमीन वाला। तब ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और इस बिरादरी को ही क्या कहते हैं, हैलो एरिन, या इसी बिरादरी का दूसरा नाम होता है एरिल हैलाइड। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये क्या है, ये तो बेंजीन हो गया, अभी नहीं बेंजीन है, 1 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पर कर दें Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरो और ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर ब्रोमीन कर दें तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पर आई कर दें तो ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये पूरा परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखा जाएगा कि आईयूपीएससी नाम कैसे रखते हैं, क्या सिस्टम होता है। ठीक है, आपको तो यहाँ पर सरल मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा एडवांस भी मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आईयूपीएससी नामकरण भी पूछ रहा है और कभी कभी आईयूपीएससी नाम दे देता है, आपसे बोलता है कि उसकी संरचना भी बनाइए जैसा कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग अगली वीडियो में ये सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है, उसी तरह से हैलो एरिन में CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है, सब कुछ एक साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर भी करें।